हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिलिनो। तो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वन शॉर्ट लेक्चर में हम सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन में से एक या फिर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में या फिर जेडब्ल्यू में। ठीक है, तो आज के इस वन शॉर्ट लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के सारे फार्मूलाज और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो लेक्चर देख लो, उसके बाद सरफेस टेंशन का लेक्चर देखना। ठीक है, हम आपको माइंड मैप्स भी देते हैं। इन माइंड मैप्स को आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो जब एग्जाम को कम टाइम रहता है। और इन माइंड मैप्स में हमने सारे के सारे फार्मूले, चैप्टर के सारे फार्मूले और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इन माइंड मैप्स में हमने कंपाइल किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये वन शॉर्ट लेक्चर जो है सरफेस टेंशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है और बहुत सारी बुक्स में सरफेस टेंशन को कैपिटल एस से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन टी जो होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, टी बराबर होता है एफ अपॉन एल। ठीक है, एफ यहाँ पे फोर्स है, एल यहाँ पे लेंथ है और टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो सरफेस टेंशन का होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो यहाँ पे अगर हम फोर्स का फार्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन तो एफ बराबर होता है टी इंटू एल। ठीक है, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल। ये फार्मूला इस वाले फार्मूले से निकल के आता है। ठीक है, एफ यहाँ पे फोर्स है, टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है और एल यहाँ पे लेंथ है। वैसे तो फोर्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म ऑफ सरफेस टेंशन टी तो उस केस में एफ बराबर होता है टी इंटू एल। ठीक है, अगर हम लिक्विड फिल्म की बात करें तो जो लिक्विड फिल्म होती है ये डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, इस लिक्विड फिल्म में दो सरफेसेस होती हैं, दो लेयर्स होती हैं। इसलिए जो लेंथ होती है लिक्विड फिल्म के केस में उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो इसलिए क्योंकि लिक्विड फिल्म जो होती है ये डबल लेयर्ड होती है। इस तरीके से लेंथ की जगह जब हम 2L डालते हैं इस वाले फार्मूले में तो फोर्स का फार्मूला निकल के आता है T इंटू 2L। 2L यहाँ इसलिए है क्योंकि जो लिक्विड फिल्म होती है किसी भी लिक्विड की वो डबल लेयर्ड होती है। तो इस तरीके से किसी भी लिक्विड फिल्म के लिए जो फोर्स का फार्मूला होता है वो T इंटू 2L के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग ऑफ नीडल ऑन अ वाटर सरफेस। देखो जब भी हम नीडल को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो नीडल जो होती है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। इसको मैं समझाता हूँ इस डायग्राम के जरिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो जो नीडल की एक्चुअल शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इस नीडल का फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास नीडल है, इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो फ्रंट व्यू है, इसके जरिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाटर सरफेस है, ठीक है, वाटर सरफेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैं नीडल रखता हूँ, ठीक है, ये फ्रंट व्यू यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो नीडल है यहाँ पे जो नीडल है इस पे इस तरफ भी एक फोर्स लगेगी और इस तरफ भी एक फोर्स लगेगी। जो फोर्स ये होगी वही फोर्स ये भी होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली फोर्स Fs है तो ये वाली फोर्स भी Fs ही होगी। इस नीडल का कोई मास होगा, अगर इस नीडल का कोई मास है तो नीचे की तरफ इस मास पे वेट लगेगा। ठीक है, इसका वेट लगेगा नीडल का। अगर यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, और इस Fs फोर्स का जो ऊपर की तरफ अपवर्ड कंपोनेंट है वो F साइन थीटा होगा। ठीक है, और ये वाली जो Fs फोर्स है इसका भी ऊपर की तरफ F साइन थीटा ही कंपोनेंट होगा। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये अल्टीमेटली निकल के आता है 2F साइन थीटा के बराबर। तो ऊपर की तरफ 2F साइन थीटा फोर्स है और नीचे की तरफ इसका वेट है, नीडल का वेट नीचे की तरफ है। तो अगर ये वेट बैलेंस करेगी 2F साइन थीटा को, ये 2F साइन थीटा फोर्स अगर इस वेट को बैलेंस करती है तो उस केस में ये नीडल जो है ये फ्लोट करेगी, ये नीडल उस केस में फ्लोट करेगी। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नीडल है और नीडल है वो इस वाटर में फ्लोट कर रही है और ये नीडल का फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये नीडल का क्या है, फ्रंट व्यू है। यहाँ पे अगर हम देखें
तो इस नीडल पे थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में भी एफ एस फोर्स लग रही है, और इस नीडल पे इस वाली डायरेक्शन में भी एफ एस फोर्स थीटा एंगल पे लग रही है, ठीक है, इस नीडल पे। और एफ एस का अगर इस तरफ हम कंपोनेंट देखें तो वो एफ एस कॉस थीटा होगा, जबकि ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट एफ एस साइन थीटा होगा, ठीक है। और इस वाली फोर्स का भी ऊपर की तरफ एफ एस साइन थीटा ही कंपोनेंट होगा। और जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को इन फोर्सेस के दोनों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा 2f साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगती है इस नीडल पे वो 2f साइन थीटा के बराबर होती है। उसके बाद ये जो नीडल है इस नीडल पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में भी एफ एस फोर्स लगती है और इस डायरेक्शन में भी एफ एस फोर्स लगती है, ठीक है। और ये जो थीटा एंगल है इसको हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। यहाँ पे अगर 2f साइन थीटा फोर्स जो है अगर वो इस नीडल के वेट को बैलेंस कर पाती है तो उस केस में नीडल जो है वो फ्लोट करेगी इस वाटर सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ एस फोर्स जो है, एक सेकेंड, ये जो एफ एस फोर्स यहाँ पे है ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे हमने ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एफ एस फोर्स है ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एल, ठीक है। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, डी एल यहाँ पे स्मॉल लेंथ है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन हमने इस नीडल का लिया उसकी स्मॉल लेंथ अगर हम लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एल जो होता है वो एफ एस के बराबर होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के बराबर होता है। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो एफ एस का फार्मूला यहाँ पे बनता है वो टी इंटू एल के बराबर होता है। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, एल यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ नीडल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर 2f साइन थीटा फोर्स जो है वो अगर नीडल के वेट को बैलेंस करती है तो उस केस में नीडल जो है वो फ्लोट करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो f फोर्स है, देखो यहाँ पे मैंने fs लिखा है, इसको हम f भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स है, तो इसको हम जनरली f से ही रिप्रेजेंट करते हैं। fs को हो या फिर f को हो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे f की जगह हम जब t इंटू एल डालते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन t इंटू एल निकल के आया, तो इस फार्मूले में जब हम फोर्स की जगह t इंटू एल डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। 2 इंटू टी एल साइन थीटा इजक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन की वजह से नीडल जो होती है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करती है, ठीक है। उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ नीडल अबव वाटर सरफेस, देखो जब नीडल जो होती है जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर की सरफेस पे वो फ्लोट कर रही होती है। अगर हमने वाटर की सरफेस से उसको ऊपर उठाना होगा उस नीडल को, तो हमें कितनी फोर्स लगानी चाहिए जिसकी वजह से हम उस नीडल को उठा पाएं। तो यहाँ पे अगर हम इस नीडल को देखें, इस नीडल का यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू दिखाया है और इस नीडल का यहाँ पे हमें DL स्मॉल लेंथ मान के चलते हैं, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है और इसका यहाँ पे स्मॉल लेंथ DL यहाँ पे मान के चलते हैं। तो ये जो नीडल है, नीडल के इस तरफ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लगेगी और इस तरफ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लगेगी, ठीक है। तो नीडल पे दो फोर्सेस लगती है और जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। नीचे की तरफ इस नीडल पे नीचे की तरफ F फोर्स इस तरफ भी लगेगी और F फोर्स इस तरफ भी लगेगी। तो जो नेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, टोटल फोर्स, वो F प्लस F होती है यानी 2F होती है। मैंने आपको बताया कि F होता है इंटीग्रेशन ऑफ TDL, तो यहाँ पे जब हम इसको आगे वैल्यू रखते हैं तो ये निकल के आता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ TDL। मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ TDL जो होता है वो T इंटू एल के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स निकल के आती है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है वो 2 इंटू TL के बराबर होती है। अगर ये 2 इंटू TL फोर्स नीचे की तरफ लग रही है इस नीडल पे, तो हमें इतनी ही फोर्स चाहिए इस नीडल को लिफ्ट अप करने में, ठीक है, इस नीडल को ऊपर उठाने में, ठीक है। तो जो फोर्स है, जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स जिसकी वजह से हम नीडल को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ अबव द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से नीडल को हम ऊपर उठाएंगे, ठीक है, नीडल को, उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स है 2 इंटू टी एल, ठीक है। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, एल यहाँ पे लेंथ है, लेंथ ऑफ नीडल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एनर्जी। देखो जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज जो हैं कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में सरफेस एनर्जी की बात करेंगे। जनरली सरफेस एनर्जी जो होती है ये डिफाइंड नहीं होती है,
बल्कि चेंज इन सरफेस एनर्जी डिफाइंड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेल्टा यू इज डिफाइंड। ठीक है, जो चेंज इन सरफेस एनर्जी होती है फिजिक्स में वो डिफाइंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका फार्मूला यहाँ पे हम देखें तो चेंज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा यू बराबर होता है टी इंटू डेल्टा ए के। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा यू यहाँ पे चेंज इन सरफेस एनर्जी है, टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, और डेल्टा ए यहाँ पे टोटल चेंज इन एरिया है। तो आपने याद रखना है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हमें ये पता चलता है कि अगर डेल्टा ए चेंज इन एरिया ज़्यादा होगा, अगर चेंज इन एरिया ज़्यादा होगा तो चेंज इन सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस टेंशन को हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, डेल्टा ए बराबर होता है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है। इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि अगर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया ज़्यादा होगा तो उससे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी ज़्यादा ही होगा। अगर चेंज इन एरिया ज़्यादा होगा तो उससे सरफेस जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है वो भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर लिक्विड फिल्म की बात करते हैं तो लिक्विड फिल्म के केस में मैंने आपको बताया था कि ये डबल लेयर्ड होती है। तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है, एक्सटर्नल वर्क का फार्मूला होता है, वो बराबर होता है एक्सटर्नल फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्सटर्नल वर्क के। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फिल्म के केस में एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो T इंटू टू एल के बराबर होती है। तो इस फार्मूले में जब हम ये डालते हैं T इंटू टू एल तो ये वर्क का फार्मूला निकल के आता है T इंटू टू एल इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला निकल के आया T इंटू टू एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे टू एल जो है, यहाँ पे जो टू एल है ये भी एक टाइप की लेंथ है। ठीक है, ये एक टाइप की लेंथ है, और डेल्टा एक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो डेल्टा एक्स भी एक लेंथ ही है, बस फर्क यहाँ पे इतना सा है कि जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन लेंथ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ जो होता है वो एरिया होता है। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ जो होता है वो एरिया होता है। बस यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, इसलिए यहाँ पे हम एल इंटू एल को चेंज इन एरिया लिखते हैं। तो इस तरीके से वर्क का फार्मूला टी इंटू डेल्टा ए यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा ए जो है वो चेंज इन एरिया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी की, तो यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल वर्क बराबर होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी की। ये तो आप जानते हो। ठीक है, ये आप फिजिक्स के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है, वो चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। बस बाकी चैप्टर्स में सरफेस एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यू का फार्मूला या फिर डेल्टा यू का फार्मूला टी इंटू डेल्टा ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा यू का फार्मूला। ठीक है, चेंज इन सरफेस एनर्जी का फार्मूला। तो इस तरीके से डेल्टा यू का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है टी इंटू डेल्टा ए के। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो होता है एक्सटर्नल वर्क वो टी इंटू टू एल इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ये चेंज इन एरिया के बराबर आगे निकल के आता है, और क्योंकि वर्क को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क एक टाइप की एनर्जी होती है। तो इस तरीके से डेल्टा यू यहाँ पे निकल के आता है टी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, देखो सरफेस एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होता है सरफेस एनर्जी का वो जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम दो लेयर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो वर्क डन होता है वही चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, और वो टी इंटू डेल्टा ए के बराबर होता है। यहाँ तक रिपीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक मैंने पिछली स्लाइड्स में बिल्कुल डिटेल में बताया। ठीक है, तो जब भी टू लेयर्स वाला केस आएगा इतना तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर होता है डेल्टा यू के, और वो बराबर होता है टी इंटू डेल्टा ए के। यहाँ पे अगर हम डेल्टा ए लिखते हैं तो डेल्टा ए होता है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया यही होता है चेंज इन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे टू लेयर्स की अगर बात आती है तो इस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल को यहाँ पे हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू लेयर्स की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जब भी टू लेयर्स की बात की जाएगी, अब टू लेयर्स में क्या क्या आता है वो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो जब भी दो लेयर्स की बात आएगी वहां पे वर्क बराबर होगा डेल्टा यू के। ठीक है, वो बराबर होगा टी इंटू टू इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ठीक है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल यहाँ पे चेंज इन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे टू लेयर्स है इसलिए यहाँ पे हम टू का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी लिक्विड के लिए
किसी भी लिक्विड के लिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो मरकरी हो, ठीक है, दो लेयर्स जो होती है उसके लिए क्या होती है, दो लेयर्स या फिर दो सरफेसेस होती है। अगर वाटर का कोई भी लिक्विड होगा, ठीक है, वाटर का, सोप का या फिर मरकरी का लिक्विड होगा, तो उस केसेस में हमें दो सरफेसेस या फिर दो लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर बबल और ड्रॉप, देखो क्वेश्चन में बहुत बार बबल या फिर ड्रॉप ऐसा करके देगा, ठीक है। तो वहां पे आपने समझना है कि अगर बबल जो है या फिर ड्रॉप अगर ये सोप का होगा तो उस केस में आपने दो सरफेसेस मान के चलनी है, और अगर दो सरफेसेस होंगी तो सरफेस टेंशन के फार्मूले में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस सरफेस एनर्जी के फार्मूले में भी हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पे ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में अगर सोप बबल या फिर सोप ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है, ड्रॉप होगा या फिर बबल होगा, लेकिन ख्याल रखना है कि वो सोप का होना चाहिए, ठीक है। उस केस में दो सरफेसेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप की हम बात करें तो देखो हमारे पास अगर ये हमारे पास कोई भी मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है, ये हमारे पास कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, तो इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको हम पी इनसाइड कहते हैं, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। मान लीजिए वो पी इनसाइड के बराबर है इसके अंदर जो प्रेशर है। तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये कंप्रेस होता है, ये लिक्विड ड्रॉप जो होता है, मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये लिक्विड ड्रॉप जो होता है ये दो प्रेशर्स की वजह से कंप्रेस होता है। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो मैक्सिमम टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। और दूसरा प्रेशर जो होता है इस लिक्विड ड्रॉप के केस में वो होता है इसका प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होती है ना, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो हर एक लिक्विड को, चाहे वो ड्रॉप हो या कुछ भी हो, हर एक लिक्विड को यानी उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी पैदा करती है कि वो लिक्विड जो है वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगा। यानी जिसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा वो लिक्विड अपना यानी सरफेस जो एरिया है वो कम करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। जो प्रेशर होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो उस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड ड्रॉप जो होता है ये कॉम्प्रेस होता है। कॉम्प्रेस होने का मतलब है कि इसका एरिया, चेंज इन एरिया कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस टेंशन होती है ये एक ऐसी यानी एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे कोई भी लिक्विड जो होता है वो मिनिमाइज करता है अपना एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उतना डिटेल में इसको डिस्कशन नहीं करना है, बस आपने इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है अगर उसके अंदर पी इनसाइड प्रेशर है तो वो लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो कंप्रेस होता है दो प्रेशर्स की वजह से। एक प्रेशर होता है एक्सटर्नल सराउंडिंग प्रेशर जो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और दूसरा होता है प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी हैं, ठीक है। ये जो है ये वाला प्रेशर जिसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है ये सरफेस टेंशन का प्रेशर है, ठीक है। बाहर सराउंडिंग प्रेशर मैक्सिमम टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर होता है जिसको हम प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी हैं कि ड्रॉप इज compressed by two pressures, one is P नॉट दैट इज सराउंडिंग प्रेशर, यूजुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सेकंड इज प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि जो P इनसाइड होता है ना वो P नॉट से ज़्यादा होता है। P इनसाइड P नॉट से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि P इनसाइड P नॉट जो होता है वो चाहता है कि इस ड्रॉप को कंप्रेस यानी इस लिक्विड ड्रॉप को ये P नॉट प्रेशर कंप्रेस करना चाहता है, और जो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है ये भी इस लिक्विड ड्रॉप को कंप्रेस करना चाहता है। इसका मतलब कि जो P इनसाइड है वो ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, P नॉट से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो P इनसाइड है वो P नॉट को भी बैलेंस कर रहा है और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन को भी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि जो P इनसाइड है वो बराबर होता है P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन के, ठीक है। जो P इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप के केस में वो बराबर होता है P नॉट प्लस P ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है यही यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, मानते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो अब हमने इसकी वैल्यू देखनी है, जो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसकी वैल्यू यहाँ पे देखनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी ड्रॉप जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा तो जो P इनसाइड होगा वो P नॉट से ज़्यादा होगा, ठीक है, और P इनसाइड बराबर होगा P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। क्योंकि जो P इनसाइड है वो बैलेंस कर रहा है P नॉट को भी और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन को, तो इसलिए P इनसाइड बराबर होता है P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन की यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपने याद रखना है कि ये बराबर होता है 2T/R के, ठीक है। T यहाँ पे सरफेस टेंशन है
जिसकी वजह से ड्रॉप के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से ये ड्रॉप कॉम्प्रेस होता है। और जो आर यहाँ पे है, ये आर यहाँ पे रेडियस ऑफ ड्रॉप है, ठीक है, जो ड्रॉप है उसका रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूले अपने यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। पी प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन बराबर होता है 2T/R के, 2T/R के, टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, आर यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। और इस तरीके से पी इनसाइड बराबर होता है P0 प्लस 2T/R। P0 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे अगर हम P0 को उस तरफ लेते हैं तो P इनसाइड माइनस P0 निकल के आता है 2T/R की। P इनसाइड माइनस P0 बराबर होता है 2T/R की। यहाँ पे P इनसाइड माइनस P0 जो है, देखो मैंने कहा था कि P इनसाइड जो है ये प्रेशर है इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। अगर इस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप में से हम P0 माइनस करते हैं, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो बाकी का प्रेशर बच जाएगा वो एक्सेस प्रेशर होगा। और वो जो एक्सेस प्रेशर होगा वही प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ठीक है, वही प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन है। देखो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना। मैंने यहाँ पे P इनसाइड माइनस P0 किया, ठीक है। P इनसाइड माइनस P0 बराबर होता है 2T/R के। P इनसाइड जो होता है ये प्रेशर इनसाइड ड्रॉप होता है। प्रेशर इनसाइड ड्रॉप में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो प्रेशर बच जाता है वही प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर है। और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसको हम यहाँ पे डेल्टा पी कह सकते हैं। P इनसाइड माइनस P0 को अगर हम यहाँ पे डेल्टा पी कहते हैं तो ये बराबर होता है 2T/R के, ठीक है। और यही एक्सेस प्रेशर होता है जो डेल्टा पी हमारे पास है, या जिसको हम 2T/R कहेंगे, यही यहाँ पे हमारे पास एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। अगर हम सोप बबल की बात करते हैं, अगर हम सोप बबल की बात करते हैं तो ये डबल लेयर्ड होता है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं या फिर 2 सरफेसेस होती हैं। इसलिए जो डेल्टा पी इस केस में होता है वो 2T/R नहीं होता है बल्कि 4T/R होता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी दो लेयर्स देखने को मिलेंगी तो हमें सरफेस टेंशन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। एक्चुअली ये हम लेंथ के साथ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लेंथ इस सरफेस टेंशन के फार्मूले में है, इसलिए हम यहाँ पे सरफेस टेंशन को अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा पी का यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है 4T/R, ठीक है, 4T/R। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि अगर सोप बबल के केस में आपको डेल्टा पी पूछा जाए, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इसको कहो या फिर चेंज इन प्रेशर को हो, ये बराबर होता है 4T/R के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू डालते हैं, डेल्टा पी मैंने कहा था P इनसाइड माइनस P0, इस P0 को अगर हम उस तरफ लेते हैं तो P इनसाइड यहाँ पे निकल के आता है P0 प्लस 4T/R, ठीक है। तो P इनसाइड इस तरीके से P0 प्लस 4T/R के बराबर होता है। और ये होता है सोप बबल के केस में, क्योंकि सोप बबल यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि सोप बबल जो होता है ये डबल लेयर्ड होता है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर होता है उसको अगर हम P0 कहेंगे तो इनसाइड प्रेशर इसका P इन होगा, ठीक है, P इनसाइड प्रेशर होगा। और इसका रेडियस जो है वो इस सोप बबल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ड्रॉप है तो हम जानते हैं कि इसके सराउंडिंग में P0 प्रेशर होगा और इसके अंदर प्रेशर इन होगा, ठीक है, प्रेशर P इनसाइड इसके अंदर होगा प्रेशर, ठीक है। अगर इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझना है कि ये जो बाहर वाली सरफेस है, ये जो बाहर वाली सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और अंदर वाली सरफेस क्योंकि कॉनकेव दिखने में है इसलिए इसको हम कॉनकेव सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने समझना सिर्फ इतना है कि जो प्रेशर इन कॉनकेव सरफेस है वो ज़्यादा होगा प्रेशर इन कॉन्वेक्स सरफेस से, ठीक है। प्रेशर इन कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर देन प्रेशर इन कॉन्वेक्स सरफेस। वो इसलिए क्योंकि जो प्रेशर इन कॉनकेव सरफेस होता है वो इनसाइड प्रेशर होता है, ठीक है, उसमें इनसाइड प्रेशर होता है और इनसाइड प्रेशर P0 से ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिक्विड मिनिस्कस की बात करते हैं तो लिक्विड मिनिस्कस आगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हम किसी भी ट्यूब के अंदर या फिर गिलास के अंदर लिक्विड लेते हैं, लिक्विड ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप का लिक्विड हो सकता है। तो इस ट्यूब के अंदर अगर हमने लिक्विड लिया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा कॉनकेव शेप का बनता है, ठीक है। ये जो शेप यहाँ पे बन रही है इस लिक्विड की अपर सरफेस पे, ऊपर की तरफ जो शेप है बाहर वाली साइड पे, इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, और जो इनसाइड वाली तरफ शेप है उसको हम कॉनकेव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिखने में कॉनकेव है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि ये जो यहाँ पे मिनिस्कस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्क जैसी बन रही है यहाँ पे, अगर इसको हम कंप्लीट सर्कल की तरह आगे ड्रॉ करते हैं तो इसका कोई रेडियस होगा, और उस रेडियस को हम कैपिटल R से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और यहाँ पे फार्मूला आपने याद रखना है कि जो प्रेशर इन कॉनकेव सरफेस होता है माइनस प्रेशर इन कॉन्वेक्स सरफेस वो बराबर होता है 2T/r के। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ लिक्विड मिनिस्कस है। यहाँ पे जो मिनिस्कस फॉर्म होगा ये मिनिस्कस इस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कौन सा है और लिक्विड की डेंसिटी, यानी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है कि अगर इसके अंदर ये लिक्विड है और ये इस मिनिस्कस क्या होता है, कैसे बनता है, आगे हम बिल्कुल डिटेल में इसको समझाएंगे। यहाँ पे जो इनर साइड है वो कॉनकेव है, बाहर वाली साइड कॉन्वेक्स है। इस मिनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर है, ये ट्यूब का रेडियस नहीं है बल्कि ये मिनिस्कस का रेडियस है, ठीक है। तो पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स बराबर होगा 2T/r के, ये आपने याद रखना। और इस केस में भी जो प्रेशर इन कॉनकेव सरफेस होता है वो ज़्यादा होता है देन प्रेशर इन कॉन्वेक्स सरफेस। प्रेशर इन कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर देन प्रेशर इन कॉन्वेक्स सरफेस इस लिक्विड मिनिस्कस वाले केस में भी, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंगल, यहाँ पे आपको लिक्विड मिनिस्कस बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल की अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम कॉन्टैक्ट एंगल की बात करें तो कॉन्टैक्ट एंगल में हमारे पास जनरली दो केसेस आते हैं, हम हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला केस है इम्प्योर वाटर का। इम्प्योर वाटर को हो या फिर ऑर्डिनरी वाटर को हो, एक ही बात है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। अगर ये वाटर हम गिलास के अंदर डालते हैं, ये गिलास यानी गिलास की जगह यहाँ पे ट्यूब भी हो सकती है। यहाँ पे हमने गिलास लिया, कोई भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम ट्यूब भी ले सकते हैं। इस गिलास के अंदर अगर ये इम्प्योर वाटर हम डालते हैं तो यहाँ पे एक यानी अपर सरफेस जो है वो कुछ कुछ इस टाइप की बनती है, ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप की बनती है, ठीक है, अपर सरफेस, ठीक है। अपर सरफेस यहाँ पे कॉन्वेक्स टाइप की, कॉनकेव टाइप की बनती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात करनी है इस कॉन्टैक्ट एंगल की। तो कॉन्टैक्ट एंगल को अगर यहाँ पे मैं थीटा से डिनोट करता हूँ तो थीटा बराबर होता है एंगल बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। देखो सबसे पहले हमारे पास लिक्विड सरफेस आती है, तो लिक्विड सरफेस यहाँ पे ये वाली है, ठीक है। इस लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट है, यहाँ पे हम इस लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और सॉलिड सरफेस यहाँ पे ऊपर की तरफ भी टेंजेंट हो सकता है, नीचे की तरफ भी टेंजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है कि सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, टेंजेंट जो है वो इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, इनसाइड द। तो टेंजेंट मैंने सॉलिड सरफेस पे भी खींचा, लेकिन इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड की अंदर की ओर, लिक्विड के अंदर की ओर मैंने इस सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट खींचा, ठीक है। तो आपने समझना है कि जो एंगल लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में है और जो सॉलिड सरफेस का टेंजेंट होगा वो इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए। इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल है वही यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि ये जो गिलास है, गिलास की सरफेस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इनसाइड द वाटर होना चाहिए, और इस लिक्विड मिनिस्कस पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल होता है, उसको हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इम्प्योर वाटर की बात करते हैं तो इम्प्योर वाटर के केस में ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा जो होता है ये 90 डिग्री से कम होता है। ये 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए यहाँ पे इस टाइप का शेप बनता है, ठीक है। यहाँ पे इस जो मिनिस्कस है, यहाँ पे मिनिस्कस ऐसा बनता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए यहाँ पे जो गिलास है वो ज़्यादा वेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल वाटर होगा, ठीक है, सिल्वर में अगर हम सिल्वर के गिलास में अगर हम वाटर डालते हैं तो वहाँ पे वाटर जो होता है वो कोई भी मिनिस्कस नहीं बनाता है, सिंपली ऐसी शेप बनती है, ठीक है, स्ट्रेट शेप बनती है। और मान लीजिए अगर यहाँ तक शेप बनती है तो उस केस में जो अपर सरफेस, यहाँ से ऊपर जो सरफेस है वो वेट नहीं होती है। लेकिन इस केस में मिनिस्कस वाले केस में अगर यहाँ तक वाटर का सरफेस है तो मिनिस्कस बना के ये ऊपर तक इस ग्लास को वेट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेटिंग द ग्लास इज मोर, ठीक है। कॉनकेव मिनिस्कस, इस केस में हमारे पास कॉनकेव मिनिस्कस बनता है, ठीक है। राइज अपवर्ड इन कैपिलरी ट्यूब, अगर इसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में जो ये लिक्विड है ये राइज करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्योंकि ऊपर की तरफ राइज कर रहा है इसलिए यहाँ पे जो हाइट है वो पॉजिटिव हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद हम मरकरी की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। मरकरी के केस में जो मिनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। क्या होता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है। तो अगर एक टेंजेंट हम इस कॉन्वेक्स मिनिस्कस पे खींचते हैं और दूसरा टेंजेंट हम इस लिक्विड सरफेस, ये जो सॉलिड सरफेस है इस पे खींचते हैं, ख्याल रखना है कि जो सॉलिड सरफेस पे हम टेंजेंट खींचेंगे वो लिक्विड के इनसाइड होना चाहिए, वो लिक्विड के अंदर होना चाहिए। और इस वाले टेंजेंट
टेंजेंट हमने सॉलिड सरफेस पे ड्रॉ किया, इस टेंजेंट और जो लिक्विड मिनिस्कस पे कॉन्वेक्स मिनिस्कस पे टेंजेंट है, उसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। इसी थीटा एंगल को हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। और मरकरी के केस में ये थीटा ज़्यादा होता है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है इसलिए वेटिंग द ग्लास इज लेस, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है और यहाँ पे कॉन्वेक्स टाइप का ये बन रहा है, इसलिए जो गिलास है वो कम वेट हो रहा है, ठीक है। गिलास जो है वो कम वेट हो रहा है और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन रहा है। और जब इसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो लिक्विड जो होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिप्स डाउन होते हैं, यानी नीचे चला जाता है। तो डिप्स डाउन इन कैपिलरी ट्यूब, जब इसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये लिक्विड जो होता है वो डिप डाउन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नीचे की तरफ लिक्विड जाता है इसलिए इसमें हाइट जो है वो नेगेटिव हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक दो केसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे ये कोई भी सॉलिड सरफेस है, ठीक है, स्ट्रेट सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर ड्रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये भी एक ड्रॉप है, लेकिन इस वाले ड्रॉप ने यहाँ पे पूरा सरफेस यानी इस टाइप का सरफेस यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पे फिगर के जरिए आप समझ सकते हो। और यहाँ पे पूरा सर्कुलर टाइप का है। यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट एंगल की बात करें इस वाले केस में, तो इस वाले केस में कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो होगा इस वाली सॉलिड जो सॉलिड टेंजेंट है उसके बीच में, और यहाँ पे जो ये वाला टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं लिक्विड का टेंजेंट, उसके बीच में जो एंगल है वो कॉन्टैक्ट एंगल होगा। और इस वाले केस में ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो सॉलिड टेंजेंट है वो लिक्विड के इनसाइड होना चाहिए, ठीक है, वो इनसाइड लिक्विड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इस तरफ भी ये हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि लिक्विड के इनसाइड होना चाहिए क्योंकि लिक्विड इस तरफ है, इसलिए ये टेंजेंट भी हम इसी तरफ ड्रॉ करते हैं। तो ये सॉलिड टेंजेंट है जो कि इनसाइड लिक्विड है, ये वाला लिक्विड टेंजेंट है, ठीक है। और इनके बीच में थीटा एंगल है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे वेटिंग जो है वो कम है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्योंकि ड्रॉप यहाँ पे सर्कुलर है इसलिए ये इस सॉलिड सरफेस को कम गीला कर रहा है, ठीक है, सॉलिड सरफेस को कम वेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए वेटिंग इज लेस। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, ड्रॉप अगर इस टाइप का होगा, ठीक है, इस आर्क जैसा होगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल की बात करें तो कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे पहले हम सॉलिड टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो लिक्विड की तरफ होगा, लिक्विड के इनसाइड होगा, और दूसरा टेंजेंट इस लिक्विड पे है, ठीक है, दूसरा लिक्विड का टेंजेंट है। इस लिक्विड टेंजेंट और सॉलिड टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा कहलाता है जिसको हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। इस वाले केस में थीटा कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। इस वाले केस में थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्योंकि 90 डिग्री से कम होता है इसलिए वेटिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए वेटिंग इज मोर। और यहाँ पे आपको साफ साफ इस डायग्राम के जरिए दिख रहा है कि यहाँ पे वेटिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब यहाँ पे आपने 4 केसेस याद रखने हैं कि जब भी थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो उस केस में हाई वेटेबिलिटी होगी, ठीक है, जो सरफेस होगा सॉलिड सरफेस वो ज़्यादा वेट हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो उस केस में लो वेटेबिलिटी होगी, यानी जो सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस हो सकती है सॉलिड सरफेस, वो कम वेट होगी, ठीक है, वो गीली कम होगी। लेकिन अगर थीटा कॉन्टैक्ट एंगल 180 डिग्री के बराबर हुआ तो उस केस में कोई भी वेटेबिलिटी नहीं होगी, उस केस में कोई भी यानी सॉलिड सरफेस जो है वो वेट नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 डिग्री के बराबर हुआ, अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर हुआ तो उस केस में कंप्लीट वेटेबिलिटी होगी, जो सरफेस होगा वो पूरा वेट हो जाएगा। इस डायग्राम के जरिए भी हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे थीटा एंगल ये वाला टेंजेंट है, इस टेंजेंट के साथ ये वाला टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये वाला टेंजेंट हम इसी टेंजेंट के ऊपर रख देते हैं, इस वाले टेंजेंट के ऊपर रख देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा 0 के बराबर होगा। और जब ये 0 के बराबर कॉन्टैक्ट एंगल होगा तो ये वाटर जो है, ये लिक्विड ड्रॉप जो है ये पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरे सॉलिड सरफेस को वेट कर देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर थीटा 0 हुआ तो उस केस में कंप्लीट वेटेबिलिटी होगी, ठीक है, जो सॉलिड सरफेस होगी वो पूरी तरीके से वेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने डेटा याद रखना है, अगर हो सके तो इसको याद कर लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं और उस प्योर वाटर को हम किसी क्लीन ग्लास के अंदर
डालते हैं तो प्योर वाटर और परफेक्टली क्लीन ग्लास की अगर हम बात करें तो इस केस में थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब प्योर वाटर अगर हम परफेक्टली क्लीन ग्लास के अंदर डालते हैं तो उस केस में थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब उस केस में कंप्लीट वेटेबिलिटी होगी, जो गिलास होगा वो पूरी तरीके से वेट हो जाएगा, ठीक है, गीला हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी वाटर यानी इम्प्योर वाटर की बात करते हैं और उसको अगर हम गिलास के अंदर डालते हैं तो उस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होता है वो 8 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में होता है। अगर हम ऑर्डिनरी वाटर की बात करें और गिलास की बात करें तो इस केस में थीटा कॉन्टैक्ट एंगल 8 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, और जब इसकी रेंज थीटा की रेंज ये होती है तो वेट होगा नहीं होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, और फॉर प्योर वाटर एंड प्योर सिल्वर, अगर प्योर वाटर हम किसी, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो प्योर वाटर होता है अगर उसको हम प्योर सिल्वर के अंदर डाल देते हैं तो उस केस में थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कोई भी मिनिस्कस नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिलास है, इसके अंदर हमने ये सिल्वर का गिलास है, जो गिलास है वो सिल्वर का होना चाहिए, और अगर ये गिलास सिल्वर का गिलास है और इसके अंदर हम प्योर वाटर डालते हैं तो अगर हम इसके अंदर प्योर वाटर डालते हैं तो इस वाटर का कोई भी मिनिस्कस नहीं बनेगा। ठीक है, इसका कोई भी मिनिस्कस नहीं बनेगा। तो जो एंगल होगा यहाँ पे, एक टेंजेंट यहाँ की तरफ ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट इस तरफ ड्रॉ होगा और दूसरा टेंजेंट स्ट्रेट इस तरफ ड्रॉ होगा। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री है। क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री है इसलिए यहाँ पे कोई भी मिनिस्कस नहीं बन रहा है, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन रहा है, बल्कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है। ठीक है, ये सरफेस स्ट्रेट है। और तो इस केस में आपने याद रखना है, जब भी प्योर वाटर होगा या फिर प्योर सिल्वर होगा, प्योर सिल्वर होगा और प्योर वाटर होगा, उस केस में थीटा 90 होता है और कोई भी मिनिस्कस नहीं बनता है। उसके बाद कैपिलरिटी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। देखो, अगर हम ये ट्यूब इस वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, या अगर गिलास है हमारे पास और इसके अंदर कोई लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर अगर हम ये ट्यूब डालते हैं, ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर किस हाइट तक लिक्विड जो है वो राइज करेगा, हमने उस हाइट का यहाँ पे फार्मूला देखना है। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ पे वेरिएबल्स बताऊंगा। इस ट्यूब का रेडियस क्या है, इस मेनिस्कस का रेडियस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा और डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास गिलास है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन T है। उस लिक्विड का जो डेंसिटी है उसको हम रो से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर जब हम ट्यूब डालते हैं तो उस ट्यूब में h हाइट तक लिक्विड जो होता है वो राइज करता है। ठीक है, हम मानते हैं ये h हाइट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे कि h हाइट तक इसके अंदर ये लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, h हाइट तक, और यहाँ पे इस ट्यूब का रेडियस हम स्मॉल r मान के चलते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है, कॉन्टैक्ट एंगल कैसे बनता है, किसके बीच में बनता है, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। तो इस ट्यूब के अंदर एक मिनिस्कस बनेगा और मिनिस्कस बनने की वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल हम थीटा मानते हैं। इस ट्यूब का रेडियस स्मॉल r है, किस हाइट तक इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा उस हाइट को हम h मान रहे हैं, स्मॉल h। ठीक है, तो स्मॉल r यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्यूब है, और ये याद रखना है कि ये रेडियस ऑफ मिनिस्कस नहीं है बल्कि रेडियस ऑफ ट्यूब है। कैपिटल T यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो जो हाइट h यहाँ पे है उस h का फार्मूला होगा 2t cos थीटा अपान r रो g। ठीक है, यहाँ पे t यहाँ पे सरफेस टेंशन है, थीटा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल है, r यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्यूब है, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h यहाँ पे कैपिलैरिटी हाइट है, कैपिलरी राइज की। ठीक है, कि किस हाइट तक इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो है वो राइज करेगा। ठीक है, इस हाइट h का फार्मूला है 2t cos थीटा अपान r रो जी। ठीक है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे थीटा जो है वो कॉन्टैक्ट एंगल है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं। देखो, अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम डालते जाएंगे तो अलग अलग केसेस हमारे पास बनते जाएंगे। तो अगर पहला केस है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो cos थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, cos थीटा
थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो हाइट एच, जो हाइट एच है उसकी वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव निकल के आएगी। अगर हाइट एच की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, कहने का मतलब कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो राइज करेगा, क्योंकि हाइट की वैल्यू अगर पॉजिटिव निकली तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऊपर की तरफ है, हाइट जो है एच हाइट तक इस ट्यूब के अंदर लिक्विड जो है वो राइज हुआ। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास है कि अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ। ठीक है, अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉस थीटा नेगेटिव होगा जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव इस फार्मूले में हम रखते हैं तो हाइट एच जो है वो भी नेगेटिव निकल के आएगी, हाइट एच जो है वो भी नेगेटिव निकल के आएगी। अगर हाइट एच नेगेटिव निकल के आएगी, कहने का मतलब कि जब हम ये ट्यूब इस लिक्विड के अंदर डालते हैं तो इस ट्यूब के अंदर एच हाइट तक ये लिक्विड राइज नहीं करता है, बल्कि एच हाइट डाउन इस ट्यूब के अंदर लिक्विड जाता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया है इस वाले केस में कि ऊपर की तरफ एच हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, लेकिन अगर थीटा 90 से ज़्यादा होगा, ये कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज़्यादा होगा, तो उस केस में नीचे एच हाइट तक ये लिक्विड नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एच हाइट नेगेटिव हुई तो उस केस में फॉल और डिप होगा, ये आप समझ गए ये क्या होता है। ठीक है, जो लिक्विड है वो नीचे की ओर एच हाइट तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस है कि अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री किस केस में होता है वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। जब प्योर सिल्वर होता है और प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर को जब हम प्योर सिल्वर के अंदर डालते हैं तो उस केस में जो हाइट होती है, उस केस में जो थीटा होता है वो 90 होता है। और थीटा 90 जब हम इस फार्मूले में डालते हैं तो हमारे पास एच जो हाइट जो है वो 0 के बराबर निकल के आती है, वो 0 के बराबर निकल के आती है। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए एच हाइट यहाँ पे 0 के बराबर निकल के आती है। और इस केस में नीदर डिप नॉर फॉल और राइज, इसमें लिक्विड ना डिप करता है, ना गिरता है, ना राइज करता है, ना डिप होता है, ना फॉल करता है, ना यहाँ पे राइज होता है। यानी लिक्विड अगर यहाँ तक होगा इस केस में तो यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, अगर लिक्विड इस केस में यहाँ तक होगा, इस पोजीशन तक होगा, तो कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद भी यहीं तक रहेगा। कैपिलरी ट्यूब के अंदर ना राइज होगा ना डिप होगा। ठीक है, ना फॉल होगा ना राइज करेगा। तो ये कंडीशन ऑफ वाटर इन सिल्वर ट्यूब है, ये तो मैंने आपको बताया। ठीक है, थीटा 90 किस केस में होता है, जब सिल्वर होता है, सिल्वर की ट्यूब जब होगी, जब हम प्योर वाटर सिल्वर ट्यूब में डालेंगे उस केस में ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद height is always vertical height and is independent of any tilt into tube। ठीक है, देखो यहाँ पे जो h हाइट है ना ये वर्टिकल हाइट होगी, यहाँ पे h हाइट हमेशा वर्टिकल हाइट होगी। और अगर आपकी ट्यूब में कोई भी टिल्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसी ट्यूब होगी तो ये हाइट h जो है इस टिल्ट पे, इस ट्यूब की टिल्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये हाइट हमेशा वर्टिकल हाइट ही होगी। ठीक है, उसके बाद हाइट एच जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये नीट में शायद कभी पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि अगर हम रेडियस यहाँ पे 3 टाइम डिक्रीज करते हैं तो हाइट कितने टाइम इंक्रीज करेगी या फिर कितने टाइम डिक्रीज करेगी, तो उसका आंसर था हाइट 3 टाइम इंक्रीज करेगी। वो इसलिए क्योंकि हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसलिए अगर हम रेडियस 3 गुना डिक्रीज करते हैं तो हाइट एच जो है वो 3 टाइम इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियस ऑफ ट्यूब। मैंने आपको बताया था जब मैं मिनिस्कस का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है, बल्कि ये रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। यहाँ पे आपने समझना है कि रेडियस ऑफ ट्यूब रेडियस ऑफ मिनिस्कस में क्या डिफरेंस है। देखो इस केस में अगर हमारे पास ये वाला मिनिस्कस बन रहा है तो इस मिनिस्कस को अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक सर्कुलर टाइप का बनता है और ये एक सर्कल बनता है, इसलिए इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान के चलते हैं। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर मान के चलते हैं। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे ये ट्यूब है, ये ट्यूब हो सकती है या गिलास हो सकता है जिसके अंदर हम लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसका जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं। और इस आर के बीच में और इस कैपिटल आर के बीच में हम थीटा एंगल मान के चलते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम थीटा एंगल मान के चलते हैं। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंगल थीटा है तो इस स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में भी थीटा एंगल ही होगा। अब ये कैसे होगा, ये हमें इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट याद रखना है कि यहाँ पे जो मिनिस्कस बन रहा है इस केस में जो थीटा एंगल है ये कॉन्टैक्ट एंगल है। और यहाँ पे जब हम रेडियस कैपिटल आर देखते हैं
ये हमारे पास रेडियस ऑफ मेनिस्कस है और स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्यूब है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है वही यहाँ पे ये वाला एंगल भी निकल के आता है, ठीक है। जो आर और कैपिटल आर के बीच में एंगल है वो और ये कॉन्टैक्ट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इस एंगल को भी यहाँ पे मैंने थीटा के बराबर माना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम जूम करके यहाँ पे देखते हैं इस वाली डायग्राम को अगर हम आगे जूम करके देखते हैं तो ये हमारे पास नीचे बेस है स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल आर है और इनके बीच में हमारे पास एंगल थीटा है। यहाँ से अगर हम cos थीटा लिखते हैं तो cos थीटा बराबर होगा स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस स्मॉल आर है, हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर है, तो cos थीटा इस डायग्राम से निकल के आता है स्मॉल आर अपान कैपिटल आर। यहाँ से अगर हम स्मॉल आर निकालते हैं तो स्मॉल आर निकल के आता है आर कॉस थीटा, ठीक है। स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। कैपिटल आर की बात करें तो ये यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्यूब है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल है, कॉन्टैक्ट एंगल को हो या फिर एंगल बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर को हो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर होते हैं। अब देखो अगर हम प्योर वाटर और गिलास की बात करते हैं, अगर हमारे पास गिलास है और प्योर वाटर है तो उस केस में थीटा कॉन्टैक्ट एंगल 0 के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। अगर थीटा 0 के बराबर होता है तो इस फार्मूले में अगर हम थीटा 0 के बराबर लेंगे तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि कॉस थीटा अगर हमारे पास कॉस थीटा 1 के बराबर है तो स्मॉल आर यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर निकल के आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने स्मॉल आर बराबर लिखा है कैपिटल आर के, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्योर वाटर और गिलास के केस में स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर के। उसके बाद ये फार्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया कि एच जो होता है वो बराबर होता है 2t कॉस थीटा अपन आर रो जी, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, एच इज इक्वल टू एच यहाँ पे जो है ये कैपिलरी हाइट है, ठीक है। एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपन आर रो जी, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। इस वाले फार्मूले को आगे अगर हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कैसे करेंगे, जब हम यहाँ पे ये वाले फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू डालें। अब कैसे यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हमने वो नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने वो नहीं देखना है क्योंकि बहुत सा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ, जब हम यहाँ पे आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू या फिर कॉस थीटा की वैल्यू इस फार्मूले में रख देते हैं तो हाइट एच का फार्मूला निकल के आता है 2t अपान कैपिटल आर रो जी। अगर हमने हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो है, अगर हमने वो कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में लिखनी होगी तो उस केस में एच बराबर होगा 2t अपान कैपिटल आर इंटू रो इंटू जी। कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है। देखो ये फार्मूला मैंने आपको पीछे ही बता दिया, इसी फार्मूले से ये भी निकल के आता है अगर हमने कैपिटल आर के टर्म में हाइट लिखनी होगी। और ये कैसे निकल के आता है, जब हम यहाँ पे कॉस थीटा या फिर स्मॉल आर की वैल्यू रखते हैं, जनरली स्मॉल आर की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस है और थीटा एंगल मैंने आपको बता दिया ये कॉन्टैक्ट एंगल है, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपने याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर हम कैपिलरी ट्यूब की बात करें, अगर कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट दी होगी तो उस केस में H1R1 इज इक्वल टू H2R2 होगा, ठीक है। इसमें आपने सिंपली ये फार्मूले याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कि अगर कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर हम कोई कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, मान लीजिए कि अगर एच हाइट तक उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ने राइज करना होगा, लेकिन वो उसके पास एच हाइट है ही नहीं, वो जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर एच हाइट है ही नहीं, तो इस केस में जो फार्मूला होगा वो H1R1 इज इक्वल टू H2R2 के बराबर होगा। H1 यहाँ पे कैलकुलेटेड हाइट है, R1 यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेनिस्कस है, H2 यहाँ पे गिवन हाइट या फिर लेंथ है, ठीक है, गिवन हाइट इसको जनरली मान के चलते हैं, और R2 यहाँ पे न्यू मेनिस्कस है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट होगी उस केस में H1R1 इज इक्वल टू होगा H2R2 के। H1 यहाँ पे कैलकुलेटेड हाइट है, R1 एक्सपेक्टेड मेनिस्कस है, H2 गिवन हाइट है और R2 यहाँ पे न्यू मेनिस्कस है, ठीक है। उसके बाद इफ ट्यूब इज कट, इस केस में देखो अगर हमारे पास ट्यूब है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, अगर हमारे पास ट्यूब है, उस ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है, अगर इस ट्यूब ये जो ट्यूब है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, अगर इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, और इस ट्यूब का की जो हाइट है वो H1 हाइट है, तो कट करने के बाद जो हमारे पास नई हाइट निकल के आएगी इस ट्यूब की वो H2 हाइट होगी, और इस ट्यूब का जो रेडियस होगा वो सेम रहेगा, स्मॉल आर ही रहेगा। यहाँ पे R1 क्या है, R2 क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। R1 यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेनिस्कस है, R2 यहाँ पे न्यू मेनिस्कस है, जो कट करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक ट्यूब है जिसका रेडियस स्मॉल आर है,
इसका जो एक्सपेक्टेड मिनिस्कस है वो R1 है, जो इसकी प्रीवियस हाइट है, ठीक है, ओरिजिनल हाइट है वो H1 हाइट है। कट करने के बाद इसकी हाइट H2 हो जाएगी और रेडियस तो इसका सेम R ही रहेगा, स्मॉल R ही रहेगा, और इसका जो न्यू मिनिस्कस होगा वो R2 होगा। यहाँ से H1 R1 बराबर होगा H2 R2 के, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी हम ट्यूब को कट करते हैं तो उस केस में H1 R1 बराबर होगा H2 R2 के। H1 यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्लीट ट्यूब है इसकी हाइट है, ये H1 है, और R1 यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड मिनिस्कस है। H2 यहाँ पे कट करने के बाद जो इसकी हाइट है उसको हम H2 से यहाँ पे बता रहे हैं, और इसका जो नया मिनिस्कस होगा उसका जो रेडियस होगा वो R2 होगा, ठीक है। R2 क्या है, रेडियस ऑफ न्यू मिनिस्कस, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे निकल के आता है H1 अपन cos θ1 इज इक्वल टू H2 अपन cos θ2, ठीक है। यहाँ पे आपने समझना है कि H1 जो है ये इस वाली ट्यूब का हाइट है जब हमने कट नहीं किया था। H2 जो है वो जो कट करने के बाद हमारे पास ट्यूब निकली, उस ट्यूब की हाइट H2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे θ1 की बात करें तो इस वाली ट्यूब का ये वाली ट्यूब जो है इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा उसको हम θ1 कहेंगे। ये जो नई ट्यूब है, नई ट्यूब जो हमारे पास कट करने के बाद मिलती है, इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा उसको हम यहाँ पे θ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने समझना है कि H1 R1 बराबर होगा H2 R2 के। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो H1 अपन cos θ1 निकल के आता है H2 अपन cos θ2 के बराबर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, H1 अपन cos θ1 इज इक्वल टू H2 अपन cos θ2। यहाँ पे स्मॉल r जो है वो r cos θ के बराबर होता है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। इट विल इंक्रीज रेडियस ऑफ मिनिस्कस एंड आल्सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम किसी ट्यूब को कट करते हैं, अगर इसकी हाइट H1 हाइट है तो अगर हम इसको बीच से कट करते हैं, ठीक है, सेंटर से इसको अगर हम कट करते हैं तो कट करने के बाद ये अपना रेडियस ऑफ मिनिस्कस जो है वो इंक्रीज करेगा और अपना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो राइज होगा, जो लिक्विड में राइज होगा, इस कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा, वो जो लिक्विड होगा वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। वो कैसे एडजस्ट होगा, रेडियस ऑफ मिनिस्कस को इंक्रीज करके और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सरफेस टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत ही इजी है। वैसे अगर सरफेस टेंशन की बात करें, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ही एक टॉपिक आता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हमने एक अलग लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का ये थर्ड पार्ट था। पहला पार्ट इलास्टिसिटी था, सेकंड पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स था जिसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, और ये थर्ड पार्ट सरफेस टेंशन का पार्ट था। और जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का, वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स है, जिसको हम 2 या फिर 3 लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, फार्मूला शीट्स चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। आप वहां से कांटेक्ट करके माइंड मैप्स या फिर फार्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।